नमस्कार, इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए आशापूर्णा देवी की लिखी कहानी हथियार। असीमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रणवीर एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखेगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह बोली, ऐसा भी हो सकता है, एकदम नामुमकिन भी नहीं है। रणवीर के स्वर में व्यंग्य के साथ तीखापन भी घुला था। क्यों? इससे क्या गर्दन कट जाएगी? बात गर्दन के कट जाने की नहीं हो रही है, लेकिन असीमा ने आगे जोड़ा, पिछले कई महीनों से भेंट मुलाकात नहीं हुई है। अचानक इतने दिनों के बाद वहां जाकर ऐसा एक प्रस्ताव। हो। रणवीर के स्वर में अब भी वही कड़वाहट घुली हुई थी। उसने कहा, अब ऐसा कौन है भला जो पति और बेटे को लेकर घर गृहस्थी भी करे और प्रथम प्रेम के द्वार पर रोज हाजिरी भी लगाए? बोलो, बस करो, ऐसी बेहूदी बातें न करो तो अच्छा। वाह, पहले तो मैं एक भले आदमी की तरह ही बातें कर रहा था। तुमने ही सारा कुछ तोड़ मरोड़ दिया और मेरा मूड खराब कर दिया। इसमें मुश्किल क्या है भला? कम उम्र में खेला जाने वाला नैन मटक्का लोग आसानी से नहीं भूलते, ये तो तुम मानती हो ना। घोषाल साहब भी अपने शुरू के दिनों में तुम्हें प्यार भरी नजरों से देखा करते थे। अब अगर आज तुम उनसे कोई अनुरोध करो तो वे उसे पूरा कर खुश ही होंगे। असीमा गंभीर हो गई और बोली, आंख मटक्का के बारे में तुम्हारी जानकारी खासी तगड़ी है। खैर, इस बात को जाने दो और मान लो वे खुश हो भी गए तो मैं भला क्यों कर खुश हो पाऊंगी? तुमने मेरे मान सम्मान के बारे में कभी सोचा भी है? रणवीर को यह सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह उसी तेवर में कहता चला गया, इसमें सोचने समझने की बात क्या है भला? उस आदमी के हाथ में क्या कहते हैं उसे, ईश्वर की कृपा से बड़ी ताकत है। वह चाहे तो मेरे लिए एक अच्छी सी नौकरी का जुगाड़ कर सकता है। बस याद दिलाने भर की बात है। अब इसे कहते हुए भी तुम अपने मान सम्मान का रोना लेकर बैठ गई। यह सब मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें कुछ समझाना तो और भी मुश्किल है। कहती हुई असीमा खामख्वाह मेज पर पड़ी चीजों को सहेजने लगी। रणवीर का जबड़ा और भी मिंच गया और माथे की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तीखे स्वर में कहा, जिस मर्द को अपनी बीवी की खुशामद करनी पड़े उस पर लानत है। खुशामद? ये तुम मेरी खुशामद कर रहे हो? कहते कहते असीमा का चेहरा लाल हो उठा। और नहीं तो क्या, रणवीर ने झंझलाकर कहा, इतनी देर से जो कर रहा हूं उसे किसी भी जुबान में खुशामद ही कहेंगे। तुम तो ऐसे बिदक रही हो जैसे कि मैं किसी के घर में आग लगाने को उकसा रहा हूं, जबकि बात कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ घोषाल साहब की पुरानी जान पहचान है, इसीलिए तुम उनके सामने बड़ी आसानी से मेरी बात रख सकती हो, और तभी तो इतनी चिरौरी कर रहा हूं। अच्छा, इतना आसान है? असीमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल जाती है, सचमुच मीठी मुस्कान की सतरें। इतना आसान है सब कुछ। 11 साल तक कोई भेंट मुलाकात न होने के बाद देवव्रत के घर जाकर उससे मिले और अपने बेकार पति के लिए कोई नौकरी जुगाड़ कर देने का आग्रह करे। ये सब करना धरना इतना आसान है? रणवीर के हिसाब से तो यह बड़ा सहज जान पड़ता है। देवव्रत इतने दिनों तक असीमा का सहपाठी रहा है और उसके साथ असीमा की गाढ़ी छंती भी रही है। इसे रणवीर जानता है। उसका वही पुराना सहपाठी अब अपनी काबिलियत के बलबूते पर भाग्य लक्ष्मी को अपनी मटट्ठी में कैद किए हुए है। इसकी सूचना भी रणवीर खुद लिए आया था असीमा को सुनाने। घोषाल एंड कंपनी के लंबे चौड़े व्यापार और तामझाम के बारे में उसे जैसे ही पता चला, वह असीमा के पास दौड़ा चला आया। असीमा ने इस बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई, बल्कि उसने नाराजगी दिखाते हुए कहा, उसके तामझाम से मुझे क्या लेना देना? जैसा है उसका है, मेरे ठेंगे से। रणवीर ने अपना हाथ नचाकर, मुंह बिचकाकर और कंधा उचकाकर हंसते हंसते बताया, अब चाहे जो हो, कभी तो उसके साथ बड़ा मधुर संबंध था। अब वह 7वें आसमान पर है। यह जानकर तुम्हें खुशी होगी, इसीलिए बता रहा हूं। लेकिन वह जो बता रहा है वह तो कोई और बात है, और उससे जुड़ा जो संकट है
वह तो और भी भारी है। देवव्रत एक बहुत बड़ी कंपनी का भागीदार है। अगर वह चाहे तो चुटकी बजाते किसी को भी नौकरी दे सकता है। इसलिए उसके पास जाकर गिड़गिड़ाओ कि मेरे पति को अपने अधीन बहाल कर लो। नौकरी न होने के कारण मैं बाल बच्चों के साथ बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। छी छी छी। असीमा ने संयत स्वर में कहा, सहज बने रहने और झेलने का मादा सब में एक जैसा नहीं होता। वैसे मैं तुमसे ही पूछ रही हूं, क्या तुम उसके मातहत काम कर सकोगे? क्यों नहीं? भला इसमें पूछने की ऐसी क्या बात है? रणधीर ने अपना मुंह उल्लू की तरह फैला दिया और बोला, भिखमंगे की भी कोई इज्जत होती है। काम नहीं कर पाऊंगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैं उसके साथ कोई हाथापाई या मुठभेड़ के लिए तो नहीं जा रहा हूं। वह तो मुझे जानता भी नहीं। तभी तो मैं तुम्हें यह पट्टी पढ़ा रहा हूं कि तुम उसके पास कुछ इस तरह जाना जैसे कि चोरी चोरी मिलने आई हो। मैं, जैसा कि नियम है, परी औपचारिकता के साथ वहां नौकरी के लिए आवेदन दूंगा। तुम उसे मेरा नाम पता बताकर मेरे मामले में थोड़ा ध्यान देने का अनुरोध कराओगी। बस बातों बातों में बन गई बात। उसके बाद कौन किसको डालने जाता है घास। और वह ठहरा, खुद कंपनी के मालिकों में एक, उसके सामने छोटे मोटे कारिंदों की क्या बिसात। असीमा ने गंभीर स्वर में पूछा, और अगर वह मुझे पहचान न पाया तो? बड़े लोगों का अपने गरीब दोस्तों को भूल जाना ही ज्यादा सुविधाजनक और स्वाभाविक होता है। मान लो वह मुझे पहचान न पाए या पहचानने से मुकर जाए तो? तुम तो खामख्वाह बात का बतंगड़ बना रही हो। रणवीर ने मुस्कुराते हुए आगे जोड़ा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह तुम्हें पहचान लेगा। मैं भी इसे खूब जानता हूं। जिसने तुम्हें एक बार देख लिया वह जिंदगी भर भूल नहीं सकता। असीमा का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया, लेकिन उसमें कोई उतावलापन नहीं था। उसने बड़ी शांति से ही कहा, मान लो उसने पहचान भी लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेगा? ऐसा न हुआ तो मेरी इज्जत तो मिल गई माटी में। अनुरोध रखेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। रणवीर ने कुटिल हंसी के साथ कहा, इसकी गारंटी है, जरूर है, 100% है, मुझे मालूम है। असीमा का चेहरा तमतमा उठा था। ऐसा लग रहा था कि वह अब अपनी जबान को काबू में रख नहीं पा रही है। तभी बोली, अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे किस साहस के बूते पर वहां भेज रहे हो? अजीब परेशानी है, तुम मजाक तक नहीं समझती। रणवीर एक बार फिर ठठाकर हंस पड़ा और फिर बोला, क्या तुम समझ नहीं पाती? तुम ही हो मेरा साहस, मेरी शक्ति। मजाक की बात छोड़ो। घोषाल साहब पुरानी दोस्ती के नाते कभी इन नहीं कर पाएंगे, यह निश्चित है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो कभी इन नहीं कर पाता। तो फिर ठीक है, मर्द ही मर्दों की बात समझ सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगी? इतनी देर के बाद दो टूक जवाब दे रही हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी। जवाब न दूं तो और क्या करूं? जो कर नहीं सकती। हां, तुम भला करोगी क्यों? रणवीर ने उत्तेजित होते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल नहीं जाएगी, तुम्हारा सम्मान भला नहीं ढह जाएगा। मैं पूछता है, मान सम्मान जैसी कोई चीज रह भी गई है हमारे पास? तुमने अपने चारों तरफ गौर से कभी देखा भी है? घर गृहस्थी के बारे में सोचा है? दोनों बच्चों की ओर तुम्हारा ध्यान जाता भी है? पुराने तौर तरीके वाले घर संसार में घर का अकेला कमाने धमाने वाला ही अगर पिछले 17 महीनों से चुपचाप बैठा रहे और जिसे यह संसार छल्लाना पड़ता है, उसे ये सब जानने समझने के लिए बाहर देखने की जरूरत कभी पड़ती भी है भला? तो भी असीमा ने अपनी सूनी आंखों से एक बार सबकछ निहारा और उसकी सूनी नजरें पति पर आकर टिक गईं। उसने कहा, क्या मैं यह सब नहीं जानती? इसका कोई लक्षण तो मैं नहीं देखता। तुम तो अपना झूठा मान सम्मान लेकर ही पड़ी हुई हो। अपने बच्चों के बारे में, उनके सुख संतोष के बारे में कभी सोचा भी है? पता है, पिछले कई दिनों से घर में दूध तक नहीं आया है। कितने दिनों से? रुको भी। रणवीर यह सोच रहा था कि नारी का हृदय इन बातों को सुनकर पसीज उठता है, लेकिन असीमा के मुंह से रुको भी सुनकर उसका रहा सहा विश्वास भी डिग गया।
लगता है अब कोई दूसरा उपाय ढूंढ निकालना होगा। इस बीच उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते रहे। अपने चेहरे को विकृत और कठोर बनाते हुए उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो अब तुम्हारी डांट भी खानी पड़ेगी। ठीक ही तो है, बेकार आदमी का कैसा मान सम्मान। अच्छा, तो अब भीख मांग कर ही गुजारा करूंगा। पति फुटपाथ पर खड़ा होकर भीख मांगेगा और बच्चे भूख से बिलबिलाकर चूहे की तरह मरते चले जाएंगे। पट पट। लेकिन इन सारी बातों से हमारी महारानी का क्या बिगड़ जाएगा? उनकी शान को कोई बट्टा न लगे। लगता है इस बार रणवीर ने जबरदस्त जाल बिछाया था। अब की बार असीमा क्या बहाना करेगी? रणवीर दबी छिपी नजरों से असीमा की ओर देख ले रहा था। वह यह जानना चाहता था कि उसकी इस चाल की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन वह ठीक से समझ न पाया। असीमा के चेहरे पर गुस्सा, अपमान, दुख या अभिमान का कोई भाव न था। हाँ, चेहरे पर एक तरह की कठोरता अवश्य आ गई थी, जैसा कि पत्थर की मूर्ति में होती है। वहां कोई भंगिमा नहीं थी, लाज की लालिमा नहीं थी, किसी तरह की फीकी या उदास तरलता भी नहीं थी। बस एक तरह बेजान कठोरता भर थी। ठीक है, चली जाऊंगी। और इतना कहकर असीमा कमरे से बाहर निकल गई। रणवीर अब थोड़ा बहुत निश्चिंत रह सकता था। असीमा ने जब एक बार कह दिया तो वह अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगी। अगर वह एक बार वहां चली गई तो उसका काम जरूर हो जाएगा। रणवीर को इस बात का पक्का भरोसा है। घोषाल साहब के साथ उसकी पुरानी जान पहचान है। इस बात की आड़ में पति की नौकरी के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव सुनते ही असीमा की आंखों में जो आग सुलग उठी थी, रणवीर ने उसे भी ताड़ लिया था। उस आग का रूप और रंग कैसा हो सकता है? उसे पहचानने में रणवीर से कोई गलती नहीं हो सकती। वह इतना बुद्धू भी नहीं है। अपनी बदकिस्मती के चलते ही आज रणवीर की यह हालत है, वरना लिखाई पढ़ाई में वह घोषाल से रत्ती भर कम नहीं। घोषाल भी तो एक ग्रेजुएट ही है। बस अपनी अपनी तकदीर है। पद और पैसे वालों की तरफ जलन से देखते रहने और किस्मत को कोसते रहने के सिवा इन काहिलों को कुछ आता भी है? न तो ये कोई मेहनत मजूरी करेंगे, न तो इनमें कोई सोच समझ होती है और न ही कोई जोड़ जुगाड़। बस ले देकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं। लेकिन जो भी हो, असीमा को समय रहते समझा बुझाकर रास्ते पर लाना होगा। इतने दिनों के बाद असीमा एक छोटा सा अनुरोध लेकर घोषाल साहब के पास जाएगी तो वे उसे अवश्य कृतार्थ करेंगे। मर्दों का स्वभाव कैसा होता है, कम से कम रणवीर तो इतना जानता ही है। घर गृहस्थी में रोज रोज पैदा होने वाली मुश्किलें, रसोई घर और भंडार में कुंडली मारकर बैठा अभाव जहां अट्टहास कर रहा होता है, वहीं चारों ओर से नहीं है, कुछ नहीं है कि लगातार सुनाई देने वाली टेर सुनाई पड़ती है। लेकिन एक तरफ रख दिए गए बक्से में तड़क भड़क वाले कपड़े तो अब भी पड़े हैं। जेवर वगैरह तो फिर भी और बड़ी आसानी से हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन कपड़े लत्ते उनके मुकाबले कहीं ज्यादा दिनों तक साथ देते हैं। तभी कहीं बाहर जाते हुए मर्यादा की अब भी थोड़ी बहुत रक्षा हो जाती है। इसीलिए असीमा सज धज कर बाहर निकल गई और जब लौटी तो हाथ का वैनिटी बैग बिछावन के ऊपर फेंक कर वहीं पलंग के एक कोने पर बैठ गई। उसे इस बात का भी ख्याल न रहा कि पहले अपनी कीमती रेशमी साड़ी को उतारकर ठीक से रख दे। रणवीर खिड़की के पास ही रखी बेंत की एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। असीमा को बाहर भेजने के बाद से ही वह बेचैनी, कंठा, शर्म, उतावली और मन में न जाने क्या क्या लिए बैठा था। बाहर जाने की तैयारी के समय असीमा ने जिस तरह की कठोर चुप्पी ओढ़ ली थी, उससे रणवीर अपने तई इतना भी साहस नहीं जुटा पाया था कि वह आगे बढ़कर उसका हौसला बनाए रखे। असीमा के चले जाने के बाद वह अपने आप को समझा रहा था और अपनी सुरक्षा के लिए सारे तर्क जुटा रहा था। रणवीर कभी ऐसा तो न था। क्या उसे अपने आत्मसम्मान की सुध नहीं थी? लेकिन वह करे भी तो क्या? अभाव के चलते स्वभाव नष्ट हो जाता है। रणवीर 2 मिनट तक खामोश पड़ा रहा, ये जानने के लिए कि असीमा अपनी तरफ से क्या कहती करती है। उफ, एक अजीब सा सन्नाटा था। एक एक मिनट 1 घंटा जान पड़ रहा था। नहीं, अब नहीं सही जाएगी यह चुप्पी। इसलिए 2 मिनट तक इंतजार करते रहने के बाद
उसने कुर्सी को थोड़ा सा घुमाया और फिर झटके के साथ बोल उठा, जैसा कि तुम्हारा डर था, कहीं वही बात तो नहीं हुई? तुम्हारा वह रईस दोस्त तुम्हें पहचान नहीं पाया? असीमा उठ खड़ी हुई, रणवीर के सामने तनकर उसके होठों के कोने पर व्यंग्य भरी मुस्कान खेल रही थी। भला पहचान कैसे नहीं पाता? जिसने भी मुझे एक बार देख लिया है वह भला कभी भूल सकता है मुझे? रणवीर ने असीमा की तरफ देखा, सिर से पांव तक। असीमा का वह तेवर कोई नई बात नहीं है, बस भूली हुई सी लगती है। महीनों हो गए असीमा का मेकअप से सजा सवरा और निखरा ऐसा खूबसूरत चेहरा देखा नहीं था, और एक खास अदा के साथ रेशम की साड़ी में लिपटी उसकी यह सुडौल काया। क्या इससे रणवीर को खुशी हुई? अगर ऐसा होता तो उसकी आंखें सुलग नहीं उठती इस तरह। उसने अपना हाथ पिछले 3-4 दिनों से गालों पर उग आई दाढ़ी पर यूं ही फिराया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उगाई गई हंसी के साथ बोला, मेरे ही हथियार से मेरा कत्ल किए जा रही हो? तुम्हारे वहां जाने का क्या नतीजा निकला आखिर? अपना उतरा चेहरा देख रही हो? तो और क्या करूं? असीमा ने जैसे बड़ी हेठी के साथ होठों को भींचते हुए कहा, 275 रुपए की एक छोटी सी नौकरी मिल भी गई तो मारे खुशी के नाचने लगूं? कोई बात हुई? 275 रुपए की नौकरी? रणवीर को उसकी पिछली नौकरी में भी कभी इतनी रकम नहीं मिलती थी। उसने बड़ी मुश्किल से होठों पर आती हंसी को कुचलते हुए पूछा, बात क्या है? सच कहा तुमने? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुमसे मजाक करती रहूं? रणवीर के चेहरे पर एक तरह की निराशा और कातर आंखों में विचित्र लालसा सी जाग उठी थी। नौकरी मिल गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है भला? वैसे रुपए का आंकड़ा अवश्य ही उतावली पैदा कर देने वाला था, और जैसा बताया गया था ठीक वैसा ही हुआ। सचमुच असीमा की अब भी कोई न कोई कीमत तो है। सिर्फ आंखों में ही नहीं, उसके सारे शरीर में एक नामालूम आँच है। रणवीर को जैसे इस बात की उम्मीद हो चली थी कि उसका काम नहीं होने वाला, और अगर बात बनी न होती तो उसे कहीं ज्यादा खुशी होती। ज्यादा से ज्यादा यही होता कि कुछ और महीनों तक घर में दूध नहीं आता। बच्चों की देह पर उभर आने वाली ऊबड़ खाबड़ हड्डियां कुछ और नुकीली हो जाती। यही होता ना? हाँ, बहुत कुछ हो जाता, अप्रिय और अनिष्टकर, लेकिन रणवीर अपनी ही आंखों में इतना गिर तो न जाता। असीमा को जबरदस्ती बाहर भेज देने के पीछे जो ताकत काम कर रही थी, वह किसी नौकरी पाने की आशा से नहीं, बल्कि नौकरी पाने और न कर पाने की इच्छा से। लेकिन बात जो भी हो, बताना तो चाहिए। घात लगाकर जानना पड़ेगा कि इसके लिए उसे क्या कुछ कहना करना पड़ा, कौन सी जुगत भिड़ानी पड़ी। इस बीच अपने को तसल्ली देने का कोई बहाना मिल जाएगा। तो फिर जाते ही भेंट हो गई थी उससे। मिलता नहीं तो मैं इतनी जल्दी लौट कैसे आती? मैंने तो सोचा था कि वह ठहरा तुम्हारा पुराना दोस्त, तुम्हें जल्दी छोड़ेगा नहीं, रोके रखेगा। रणवीर के धीरे धीरे स्याह होते जाते मुंह की ओर आंखें फाड़कर देखते हुए असीमा ने अपनी खनकती आवाज में कहा, तुम्हारा सोचना कुछ गलत नहीं था। खाली और बीमार दिमाग शैतान का कारखाना होता है, इस बात को तो बच्चे भी जानते हैं। रणवीर अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसे धमकाते हुए बोला, बातों बातों में ही मत बहलाओ, वहां क्या हुआ ठीक से बताओ। लेकिन असीमा न तो इस धमकी से तनिक भी विचलित हुई और न ही उसके पांव खौंपे। उसने बड़ी स्थिरता से आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, बड़े आराम से। इसमें बताने को ऐसा है भी क्या? वहां गई, सब कुछ बताया और बात बन गई। नियुक्ति पत्र मिला और मैं कृतार्थ हो गई। कल से ही जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिल गया? कल से ही जाना पड़ेगा? मानो इतनी देर तक वह किसी तपती और पिघलती राह से गुजरता हुआ उसे पीछे छोड़ आया था। काम क्या है, इस बारे में तो मैं कुछ जान ही नहीं पाया। यह भी नहीं सोच पाया कि काम मेरे लायक है भी या नहीं। एक बार की नियुक्ति पत्र मिल गया, अगर मैं कल न जाऊं तो? असीमा की हंसी अचानक उसके कानों में पड़ी। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। ऐसी हंसी शायद कभी इस घर में नहीं गूंजी थी। यह हंसी दीवार से टकराकर छत तक फैल गई थी।
किसी झरने की कलकल की तरह, किसी घंटी की ध्वनि की तरह। भला तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? मैं अकेली ही चली जाया करूंगी। दफ्तर तो पास ही धर्मतल्ला में ही है। वहां तक जाने में मैं कोई रास्ता नहीं भूल जाऊंगी। अच्छा, तो यह नौकरी तुम्हें मिली है, मुझे नहीं? रणवीर जैसा चीखना चाहता था पर थम गया। और क्या, मुझे यह अच्छी तरह मालूम था कि तुम इसके लिए मरते दम तक राजी नहीं होगे, है ना? और तभी मैंने तुम्हारा नाम लिए बगैर अपने बारे में ही बातें की थीं। मैंने कहा कि दूसरे के पैसे पर रोटियां तोड़ते तोड़ते उकता सी गई हूं। छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए तो करना चाहूंगी। उसने कहा, क्यों नहीं अभी ले लो और मुझ पर कृपा करो। सुनने वालों के मुंह पर और भी स्याही फिर गई थी। जान पड़ा कि वह जलकर काली ही हो गई है। असीमा ने ऐसा करने में अपनी तरफ से कुछ उठा न रखा। जो स्त्री अपने छोटे से एकांत और शांत घर संसार में आग लगाने को मजबूर की गई थी, उसे अब एक पराये घर में आग लगाते हुए भला क्यों हिचक होती? ऐसी भावुकता से उसने अपने आप को मुक्त कर लिया था। आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी की लिखी कहानी हथियार।